अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल मॉडलिंग। हम देखेंगे कि हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग बेसिकली होती क्या है। So mathematical modeling is basically a process which we present real world problems using mathematical concepts and equations. मीन्स के मैथमेटिकल मॉडलिंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उनको हम मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास इसका फायदा क्या होगा। हम किसी भी रियल लाइफ सिनेरियो को अगर मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं तो then this process helps us in understanding, predicting and optimizing behaviors in different fields of science and real life problem. Means के साइंस के अंदर या रियल लाइफ प्रॉब्लम में अगर हम किसी भी प्रोसेस को उसके मैथमेटिकल इक्वेशंस की फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं तो इससे हमें उसका जो प्रोसेस है उसकी आउटकम्स को समझने का, उसके फ्यूचर में उसकी आउटकम्स को प्रेडिक्ट करने का और उसकी आउटकम्स को ऑप्टिमाइज करने का एक तरीका मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इस तरह इमेजिन करें कि आपके पास कोई भी एक फर्म है, आप उस फर्म की जो प्रॉफिट है उसका जो प्रॉफिट का आप एक मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है। अब वो मैथमेटिकल मॉडल क्रिएट करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट ये होगा कि आप उस फर्म की जो प्रॉफिट है आज से 10 साल के बाद जो प्रॉफिट होगी आप वो 10 साल के बाद वो प्रॉफिट भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। गॉट इट। जब आप वो प्रेडिक्ट कर सकते हो तो आपको ये भी नजर आएगा कि अगर किसी वजह से उसकी जो प्रॉफिट है वो कम हो रही है तो किन सिनेरियोज की वजह से वो प्रॉफिट कम हो रही है, तो उन सिनेरियोज को सेटल डाउन करके आप उसकी प्रॉफिट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो दैट वाई वी विल सेइंग दैट्स कि हम उसकी जो आउटकम्स हैं उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं और उसकी आउटकम्स को हम ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज मींस कि हम उसकी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके। Second one is basically the mathematical analysis. So mathematical analysis is basically the overall this study। हमारे पास ओवरऑल स्टडी है जिसमें हम मैथमेटिकल मॉडल से उसकी आउटकम्स को ड्राइव करते हैं या उसका सोल्यूशन ड्राइव करते हैं। सो बेसिकली द स्टडी you can say that the examination and manipulation of mathematical models to drive solution of these models। किसी भी मैथमेटिकल मॉडल का जो सोल्यूशन ड्राइव करना है उस सोल्यूशन ड्राइव करने के लिए जो ओवरऑल प्रोसीजर हम अडॉप्ट करेंगे, दिस ओवरऑल प्रोसीजर इज बेसिकली द मैथमेटिकल एनालिसिस। अब ये प्रोसीजर अडॉप्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। दिस इन्वॉल्व्स टेक्निक्स फ्रॉम कैलकुलस, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स and computational methods to interpret the relationship given in the mathematical models। अब उस मैथमेटिकल मॉडल को सॉल्व करने के लिए उसके अंदर जो हमने असम्पशंस की होंगी उनको स्टडी करने के लिए हमारे पास हम जो टेक्निक्स यूज़ करेंगे वो टेक्निक्स हम कुछ कैलकुलस की टेक्निक्स यूज़ करेंगे, हम कुछ अलजेब्रा की टेक्निक्स यूज़ करेंगे, हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक यूज़ करेंगे और कुछ हमारी टेक्निक्स कंप्यूटेशनल मेथड्स की होंगी। तो ये सारी की सारी टेक्निक यूज़ करके बेसिकली हमारा जो मेन एम है वो यही है कि हम रियल लाइफ सिनेरियो को उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बात की, अगर मुझे किसी भी कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन बनाना है तो उस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने से पहले ही बता सकूं कि अगर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा। सो बेसिकली हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल मॉडल वर्क कैसे करेगा अब हम उसको देख लेते हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड द मॉडलिंग साइकिल। मॉडलिंग साइकिल कैसे चलता है कि जब भी आपने कोई मॉडल बनाना है सबसे पहले आपने स्टार्ट लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्ट ले लिया, उसके बाद अगला आपका जो प्रोसीजर है या अगला आपका स्टेप है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो मॉडल बना रहे हो आपकी उस मॉडल से एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप क्या आउटकम्स चाह रहे हो उस मॉडल से। ठीक है। आया कि आप फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी का प्रॉफिट फंक्शन बनाना चाह रहे हो, आप उनका लॉस फंक्शन बनाना चाह रहे हो, आप फॉर एग्जांपल ये चाह रहे हो कि हमारे पास मैंने मॉडल क्रिएट करना है कि पाकिस्तान में एक साल के अंदर कितने बैक्टीरिया के हमारे पास कितने मलेरिया के पेशेंट्स आएंगे, यू कैन से दैट कि कितने ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको हेपेटाइटिस होगा, या आप किसी भी तरह का मॉडल क्रिएट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी उस मॉडल से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ठीक है।
अगर आपको एक्सपेक्टेशंस ही नहीं क्लियर तो माइट भी पॉसिबल है कि आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मलेरिया के पेशेंट्स का एक मॉडल बनाना चाह रहे हो कि अब मलेरिया के पेशेंट इतने हैं तो आज से 10 सालों के बाद मलेरिया के पेशेंट पाकिस्तान में कितने होंगे, और आप एक्सपेक्टेशन आपको क्लियर ही नहीं है और आप वहाँ पे फॉर एग्जांपल मलेरिया की जगह किसी और डिजीज़ का आप मॉडल बना लेते हैं, तो आपका मॉडल वो वर्क नहीं करेगा और आपका मॉडल ठीक नहीं होगा। तो इसका मतलब है स्टार्ट्स के आगे सबसे पहले हमें क्या क्लियर होना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई होना चाहिए कि मॉडल से हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ओके, सेकेंडली थर्डली हमें कुछ डाटा चाहिए, हमें कुछ इनिशियल लेवल पे डाटा चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे मलेरिया के पेशेंट्स को काउंट करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि इस वक्त मलेरिया के पेशेंट्स कितने हैं। ठीक है, पाकिस्तान में मलेरिया के पेशेंट्स को जो डोज दी जा रही हैं वो डोज पाकिस्तान में कितनी अवेलेबल है, अगले 10 सालों में कितनी अवेलेबल होंगी। ठीक है, रिकवरी रेट पाकिस्तान में क्या है। तो ये सारा का सारा जो इनिशियल लेवल का डाटा है, ये डाटा हमें गेन करना है, हमें ऑब्टेन करना है। डाटा कहीं से भी हमें मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल जब डाटा हमारे पास आ गया, हमने मॉडल की एक्सपेक्टेशंस हमने आइडेंटिफाई कर ली, तो अगला मॉडल है कि मुझे मॉडल चूज करना है। हमारे पास मॉडल की बहुत सारी टाइप्स हैं, हमारे पास लीनियर मॉडल्स हैं, हमारे पास नॉन लीनियर मॉडल्स होंगे, हमारे पास सिस्टम जनरेटेड मॉडल्स होंगे, हमारे पास यू कैन से दैट एक्सपोनेंशियल मॉडल्स होंगे, हमारे पास लॉगरिथम मॉडल्स होंगे, हमारे पास हजार किस्म के मॉडल्स हैं। तो उसका मतलब ही हुआ कि अब मुझे ये चूज करना है कि कौन सा मॉडल ऐसा है जो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरेगा। ठीक है, मैं मॉडल्स की फॉर एग्जांपल टाइप जब चूज कर लूंगा, उसके अगला ये होगा कि मुझे कुछ अजम्पशंस करनी है। ठीक है, मुझे कुछ वेरिएबल अज्यूम करने हैं, मुझे कुछ क्वांटिटीज अज्यूम करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने एक वेरिएबल एक्स यूज करना है और एक्स का मतलब है कि पाकिस्तान में ऑन द स्पॉट मेरी मलेरिया के पेशेंट्स कितने हैं, तो मैं उसमें डिस्क्राइब करूंगा कि मेरी अजम्पशन ये है कि जहाँ पे भी एक्स लिखा जाएगा इसका मतलब होगा नंबर ऑफ पेशेंट्स इन पाकिस्तान ऑफ मलेरिया। ओके, तो मुझे उससे इसका मतलब है कि मुझे कुछ हमारे पास वहाँ पे अजम्पशंस करनी है, कुछ ना कुछ अजम्पशंस हमारे पास हर मॉडल्स में हमें करनी पड़ेगी। वो कुछ हमारे पास आप कह सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशंस ये हैं, वो भी मुझे अज्यूम करनी पड़ेंगी, वो कंडीशन भी सारी अज्यूम करनी पड़ेंगी वहाँ पे। तो ये सारे की सारी हमारी अजम्पशंस होंगी। जब आपने अजम्पशंस कर ली तो अगला काम ये है कि आपने मॉडल तो पहले ही चूज़ कर लिया था, आपने उस मॉडल के हिसाब से अपनी जो भी अजम्पशंस भी कर ली हैं, अब आप अपना मॉडल सेटअप करेंगे। जब मॉडल सेटअप हो गया तो फिर अब अगला उसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि अब इसको टेस्ट किया जाए। मॉडल को टेस्ट करें कि क्या आपका जो मॉडल है वो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपने सेकंड स्टेप पे अपनी एक्सपेक्टेशन रखी थी, क्या आपका मॉडल आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा है। ठीक है, तो आपने मॉडल को टेस्ट करना है। जब आपने मॉडल को टेस्ट करना है तो उस टेस्टिंग के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा कि क्या जो मॉडल्स है आइदर मॉडल्स मीट्स आवर एक्सपेक्टेशंस, कि क्या हमारा मॉडल हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा है। यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि या तो हमारा मॉडल हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरेगा या वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरेगा। ठीक है, अब अगर वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर जाए, ठीक है, तो देन वी विल से दैट कि आवर मॉडल इज डन, हमारा मॉडल वहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब हम वो मॉडल आउटसोर्स कर सकते हैं, कोई भी यूज़र उस मॉडल को यूज़ करके जिस वो जो एक्सपेक्टेशन हमने सेकंड स्टेप पे सपोज की थी वो एक्सपेक्टेशन वहाँ से ले सकता है, वहाँ से वो अपनी आउटकम्स ले सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर जब हमने मॉडल को टेस्ट किया, मॉडल हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहा, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पे मिस्टेक है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन मुझे क्लियर है। ठीक है, मुझे आंसर, मुझे मेरा क्वेश्चन तो क्लियर है ना कि मैंने मलेरिया के पेशेंट्स काउंट करने हैं, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस तो क्लियर है। ठीक है, डाटा अगर मुझे किसी रिलायबल सोर्स से आया है तो मेरे पास डाटा भी ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम का इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जा आएगी इस 4 स्टेप। ठीक है, कि इस 4 स्टेप में कहीं पर प्रॉब्लम हो गई है कि जो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मॉडल टाइप चूज की थी, वो मॉडल टाइप सही तरह से चूज नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हमारा जो मॉडल है वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर रहा, जैसे मैंने पहले बताया, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये यहाँ पे इस स्टेप पे जाके हमारे लिए मसाइल क्रिएट होंगे। इसका मतलब है कि जो मॉडल की टाइप हमने चूज़ की है वो मॉडल हमने ठीक चूज़ नहीं किया। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना होगा, हमें दोबारा से मॉडल टाइप चूज़ करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो सारा का सारा प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर हम दोबारा अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, अडॉप्ट करने का मतलब ही है
कि फॉर एग्जांपल हम इस स्टेप पे दोबारा जाएंगे, चूज मॉडल टाइप। हम दोबारा से मॉडल की टाइप चूज करेंगे, दोबारा से अजम्पशंस करेंगे, दोबारा से हम मॉडल सेटअप करेंगे और दोबारा से टेस्ट करेंगे। अब दोबारा टेस्ट करने के बाद अब अगर हमारा मॉडल हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर रहा है तो वेल एंड गुड, फिर हम कहेंगे हमारा मॉडल सेटअप होगा। लेकिन अगर अभी भी पूरा नहीं उतर रहा तो हम इस प्रोसेस को दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा मॉडल हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतर जाए। गॉट इट? तो ये बेसिकली हमारे पास मैथमेटिकल मॉडल का पूरा एक साइकिल है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग की कुछ टाइप्स हैं, मॉडल्स की कुछ टाइप हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिकली द डिटरमिनिस्टिक्स मॉडल्स। डिटरमिनिस्टिक्स मॉडल बेसिकली हमारे पास ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनमें हम अनसर्टेनिटी को कंसीडर नहीं करते। उसकी हमारे पास जो प्रॉपर डेफिनेशन है, the definition is basically the models which are used to find solution of mathematical models without consideration of randomness and uncertainty। मतलब कि हम जिसमें randomness और uncertainty को neglect करते हैं, these types are basically called the deterministics models। means हमारे पास ऐसे मॉडल्स जिनमें हम अनसर्टेनिटी को काउंट ना करें, दिस मॉडल आर बेसिकली कॉल्ड द डिटरमिनिस्टिक्स मॉडल। फॉर एग्जांपल, इसको मैं रियल लाइफ सिनेरियो से समझाता हूँ कि आपने किसी भी स्कूल के अंदर नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं उनको काउंट करने के लिए आपने एक मॉडल क्रिएट किया। मतलब आप काउंट करना चाह रहे थे कि फॉर एग्जांपल आपने 2018 में एक मॉडल काउंट बनाया कि इस स्कूल में 2021 में कितने स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट हो जाएगी। ओके, 2018 में अब जब आपने वो मॉडल बनाया तब आपका वो मॉडल आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरा था, आपका मॉडल कंप्लीटली सेटअप हो गया। आपने वो जो मॉडल था वो किसी थर्ड पार्टी को दे दिया। अब वो जो यूज़र है वो उस मॉडल को यूज़ कर रहा है। 2018 के स्टार्ट में हमारे पास वो मॉडल बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा था। 2019 में जब आपने फॉर एग्जांपल सितंबर में इनरोलमेंट की है तब भी वो मॉडल बिल्कुल ठीक वर्क किया, उसने ठीक एक्सपेक्टेशन दी, उसने ठीक रिजल्ट्स दिए। लेकिन 2019 के एंड पे या 2020 में कोरोना आ गया। ठीक है, जब कोरोना आ गया तो लोगों का रुझान जो था वो ऑनलाइन मोड की तरफ चला गया। ठीक है, उससे ये हुआ कि जो हमारे पास एक फिजिकल क्लासरूम का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा कम हो गया। अब ये जो कोरोना आया है ये बेसिकली एक अनसर्टेनिटी है। ये अनसर्टेनिटी जब मॉडल बिल्ड हुआ था तब हमारे माइंड में नहीं थी। ठीक है, तो हम डिटरमिनिस्टिक्स मॉडल में और इस अनसर्टेनिटी ने उस मॉडल को ख़राब कर दिया। ठीक है, हम कह रहे हैं कि डिटरमिनिस्टिक्स मॉडल जो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे उनमें हम इस तरह के रैंडमनेस को इग्नोर करेंगे, जबकि रियल लाइफ में जब भी हम इसकी अगली टाइप्स पे जाएंगे, डिटरमिनिस्टिक मॉडल से अगली टाइप्स पे जाएंगे, तब हमें हर अनसर्टेनिटी को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो मॉडल होंगे वो सिस्टम बेस्ड मॉडल होंगे, जैसा कि आपके पास आजकल या कैन से दैट कि चैट जीपीटी या कोई भी एआई बॉट है। ठीक है, वो जितने भी बोट्स हैं वो डाटा खुद ब खुद जनरेट कर लेते हैं। वो एक दफ़ा उनके में डाटा फीडअप कर दिया गया, अब वो खुद ब खुद आपका डाटा स्टोर कर लेते हैं। तो इसलिए दीज मॉडल आर बेसिकली द मोर देन डिटरमिनिस्टिक्स मॉडल। ये अनसर्टेनिटी को भी, मतलब कि नए डाटा को वो परसीव करने के लिए ऑल टाइम्स वो अवेलेबल है। ओके, द नेक्स्ट वन इज बेसिकली यू कैन से दैट कि हमारे पास डिटरमिनिस्टिक्स मॉडल बेसिकली करेंगे क्या। वेट अ सेकंड। These models rely on variables and relationship between variables to find results under specific conditions वही हैं। ये बेसिकली ये मॉडल्स वेरिएबल्स और जो हमारे पास जो हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ की हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। ये वही कंडीशंस हैं जो मॉडल बनाते हुए हमने अज्यूम की थी। हमने ये तो सपोज कर लिया ना कि इसके बाद कोई अनसर्टेनिटी नहीं आएगी, हम कोई नई अजम्पशंस नहीं करेंगे। जो अजम्पशंस थी वो उसी वक्त हो गई हैं और मॉडल सेटअप हो गया, मॉडल फिक्स हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि दे फॉलो फिक्स रूल एंड इक्वेशंस टू प्रोड्यूस कंसिस्टेंट आउटपुट। तो अब वो जो रूल फिक्स हो गया है वो उसी रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है,
वो उस रूल से नहीं हटेंगे, वो कोई नई assumptions नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अनसर्टेनिटी को काउंट ही नहीं किया। हमारे पास तीन टाइप्स हैं deterministics model के. There are three types of the model. The first one is basically the linear models. The second one is basically the non-linear model, and the third one is basically the system dynamic model, जो सिस्टम पे डिपेंड करते हैं, जो अपने आप को खुद ब खुद इवॉल्व करते हैं, जैसा कि हमारे AI बॉट्स हैं कि वो खुद ब खुद अपने डाटा को इवॉल्व करते जाते हैं, अपना डाटा सेटअप जो है वो इसको इंक्रीज करते जाते हैं। ओके, सबसे पहले हम लीनियर मॉडल की बात कर लेते हैं। लीनियर मॉडल में जब भी हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहले लीनियर फंक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। वी एक्सटेंड द आइडिया ऑफ लीनियर इक्वेशन एज अ लीनियर फंक्शन। हम लीनियर इक्वेशन या लीनियर फंक्शन के आइडिया को एक्सटेंड करेंगे। अब हमारे पास लीनियर फंक्शन बेसिकली होता क्या है, आप इमेजिन करें कि आपके पास कोई भी अगर एक फंक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स पड़े हुए हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिकली द a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। अब हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा यू कैन से दैट के मॉडल है जिसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, एक ये है, एक ये है। तो मीन्स हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल्स हैं, और जितने भी वेरिएबल्स हैं हर वेरिएबल की जो हमारे पास मैक्सिमम पावर है वो 1 है। अगर हमारे पास हर वेरिएबल की पावर 1 रहे, वेरिएबल्स की काउंटिंग जितनी मर्जी हो जाए, लेकिन अगर हर वेरिएबल की पावर 1 है, देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन और यू कैन से दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज बेसिकली द लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो जो हमारा लीनियर मॉडल्स होंगे, लीनियर मॉडल्स में हमारे पास जो मॉडल क्रिएट होगा वो इसी टाइप का मॉडल होगा। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। अब हमारे पास जो 4 वेरिएबल्स हैं, इनमें जो x1, x2 और x3 हैं, ये बेसिकली हमारे पास यू कैन से दैट के इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मींस कि इनकी जो वैल्यू है इटसेल्फ कुछ भी हो सकती है, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम यहाँ पे a1, a2 और a3 तो कुछ कांस्टेंट हो सकते हैं, इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेट्स सपोज 5, a1 5 है, a2 6 है, a3 हमारे पास 11 है, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो x1, x2, x3 है, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इनकी जो भी मैं वैल्यूज पुट इन करूंगा, y की वैल्यू उस हिसाब से आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे x1 को 0 पुट कर दूं, x2 को भी 0 पुट कर दूं, तो x3 को भी 0 पुट कर दूं, तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं x1, x2, x3 की वैल्यू चेंज कर दूं, तो उस हिसाब से y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि y की जो वैल्यू है वो इन वेरिएबल पे डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई वी विल से दैट कि जो y है वो बेसिकली हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। x1, x2, x3 हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और बाकी जो हमारे पास y है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिकली जो भी हम बात करते हैं लीनियर फंक्शन में, हमारे पास जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास लीनियर फंक्शन हो सकता है जिसमें 2 वेरिएबल्स हों। जैसा कि जिसमें हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होगा जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे पास अगर एक फंक्शन आ जाए y इज इक्वल्स टू ax प्लस c। अब यहाँ पर जो x है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। या इसको मैं अगर और स्पेसिफिकली फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 7। तो ये हमारे पास बेसिकली एक लीनियर मॉडल है इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारे पास है यू कैन से दैट द लीनियर मॉडल इन 3 वेरिएबल्स। ठीक है, लीनियर मॉडल 3 वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या होगा कि एक ऐसा हमारे पास लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अब वो किस तरह का मॉडल बन सकता है कि फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें y इज इक्वल्स टू 3x1 प्लस 7x2, लाइक कुछ कॉन्स्टेंट साथ में ऐड हो जाए तो उससे मेरे को मसला नहीं है। तो ये जो हमारे पास मॉडल है इसमें x1 और x2 हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और y जो है वो हमारे पास बेसिकली एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है मोर देन 3 वेरिएबल्स। अब इसको हम फॉर एग्जांपल 4 वेरिएबल की टाइप पे भी लेके जा सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया, और हम इसको n वेरिएबल की फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास उन सब में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे हमारे पास रिमेनिंग आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके,
ये हो गया हमारे पास लीनियर मॉडल्स। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन लीनियर मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है। दीज मॉडल्स आर यूज्ड टू स्टडी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप वेयर वेरिएबल्स हैव नो स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे मॉडल्स, ये मॉडल बेसिकली हमारे पास जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जो इतनी सिंपल इक्वेशंस नहीं होती, सिंपल रिलेशनशिप नहीं होती, सिंपल सिनेरियोज नहीं होते, उनको स्टडी करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अब ये जो नॉन लीनियर है, जैसे कि मैंने बताया कि लीनियर में तो हमारे पास हर वेरिएबल की पावर 1 रहेगी, नॉन लीनियर में हमारे पास वेरिएबल्स की पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। हमारे पास वेरिएबल्स भी कितने हो सकते हैं और वेरिएबल्स की पावर भी हमारे पास वेरी कर सकती हैं। These types of models are basically called the non-linear models. Okay. नेक्स्ट हमारे पास सच मॉडल्स इंक्लूड्स, इसमें हमारे पास पोलिनोमियल्स आ जाते हैं। पोलिनोमियल्स में हम बात कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं कि हमारे पास एक मॉडल है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 3 z पावर 6। तो आप देखें कि यहाँ पे ये जो मॉडल्स हैं ये हमारे पास बेसिकली एक नॉन लीनियर मॉडल है और ये पोलिनोमियल की फॉर्म के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह से हम इमेजिन करें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल की फॉर्म के अंदर जो मॉडल्स आ जाएंगे वो भी हमारे पास नॉन लीनियर मॉडल होंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मतलब ये है कि हमारे पास मॉडल कुछ इस तरह का बन जाए जिसमें हमारे पास किसी भी कांस्टेंट की पावर आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ कि मेरे पास मॉडल है y इज इक्वल्स टू 2 पावर x। तो 2 पावर x, यहाँ पे जो 2 है वो बेस है, x जो है वो एक्सपोनेंट है। तो इस तरह के वेरिएबल्स, इस तरह के मॉडल को बेसिकली हम एक्सपोनेंशियल मॉडल कहेंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम इमेजिन करें तो हमारे पास लॉगरिथम मॉडल हो सकते हैं। लॉगरिथम मॉडल मीन्स कि ऐसे मॉडल जिनमें हमारे पास लॉगरिथम काउंट होगा। फॉर एग्जांपल लॉगरिथम डिफरेंट हो सकते हैं, विद बेस e हो सकता है, विद बेस 10 हो सकता है, विद बेस 2 हो सकता है। तो इट मीन्स कि ऐसा कोई भी मॉडल जिसके अंदर हमारे पास लॉग इन्वॉल्व होगा, for example log of, you can say that x with base for let's suppose you can say 2। तो ये जो मॉडल होगा, दिस मॉडल इज बेसिकली द लॉगरिथम मॉडल, और ये जो मॉडल है ये हमारे पास नॉन लीनियर मॉडल की कैटेगरी में आएंगे। द थर्ड वन इज बेसिकली द सिस्टम डायनामिक मॉडल। सिस्टम डायनामिक मॉडल, जैसे मैंने पहले बताया, सिस्टम डायनामिक मॉडल्स illustrate how variables change over time within the system। मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज, उनको सिस्टम खुद ब खुद चेंज कर रहा है, ठीक है। उसके लिए किसी अब डेवलपर की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम उसको खुद ब खुद अपने जो डाटा है उसको इंक्रीज करता जाएगा। देन दिस टाइप्स ऑफ मॉडल आर बेसिकली कॉल्ड द सिस्टम डायनामिक मॉडल्स, ठीक है। These models are widely used in the fields of economics, engineering, biological sciences। ओके, द नेक्स्ट वन इज बेसिकली द लीनियर फंक्शन। हमारे पास लीनियर फंक्शन क्या होता है? अ लीनियर फंक्शन f involves one dependent variable y and the one independent variable x has the generalized form। हमारे पास कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसकी हमारे पास जो फॉर्म इस फॉर्म के अंदर आ जाए, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज बेसिकली अ लीनियर फंक्शन। अगर हम इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म के अंदर देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये हमारे पास बेसिकली एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। और अगर हम इसको लीनियर फंक्शन के बारे में बात करें तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, y इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें जो हमारे पास m और b हैं, m इज बेसिकली कॉल्ड द, यू कैन से दैट द स्लोप ऑफ दैट लाइन। एक बात माइंड में रखिएगा कि हमारे पास जब भी कोई भी लीनियर फंक्शन होता है, अगर मैं उसके ग्राफ की बात करूं तो उसका जो ग्राफ होता है वो हमारे पास हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब अगर आपने उस स्ट्रेट लाइन में देखना है, आपने किसी भी स्ट्रेट लाइन को स्पेसिफिक करना है, तो आपको स्ट्रेट लाइन को स्पेसिफिक करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। द फर्स्ट वन इज बेसिकली कि उस स्ट्रेट लाइन की हमारे पास स्लोप क्या है, ठीक है। अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप पता चल जाए तो आप उस स्ट्रेट लाइन के बारे में फर्स्ट कंडीशन बता सकते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन किस तरह की होगी। फॉर एग्जांपल मैं इमेजिन करूं कि ये मैं हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मैं ये बताता हूं कि इसके अंदर आपसे कहा जाता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रा करें। अब आपने जब स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है तो स्ट्रेट लाइन तो हमारे पास हर टाइप की हो सकती है ना। फॉर एग्जांपल ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेट्स सपोज यू कैन से ये भी स्ट्रेट लाइन है। आपके पास तो इस तरह की अनकाउंटेबल मैनी स्ट्रेट लाइंस हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पता होना चाहिए
कि उस जो स्ट्रेट लाइन की हम बात कर रहे हैं उसका स्लोप क्या है। स्लोप मीन्स कि वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास किस स्लोप से आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्लोप सेलेक्ट कर लूँ कि मेरी स्ट्रेट लाइन कुछ इस स्लोप की होनी चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने उस स्ट्रेट लाइन के बारे में ड्रॉ कर दी कि ये इस तरह की हमारी स्ट्रेट लाइन है। मतलब कि अब इस तरह का मतलब है कि ये हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती। हमारी स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है। अब अगर स्लोप ड्रॉ कर रही है तो क्या जस्ट स्लोप से काम चल जाएगा, हमारी स्ट्रेट लाइन स्पेसिफिक हो जाएगी? नो। अब देखिए अगर इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप ये है तो अगर इसके बिल्कुल पैरेलल ये वाली लाइन में ड्रॉ कर दूं तो इसका भी स्लोप सेम है ना। और ऑन द अदर हैंड अगर ये ड्रॉ कर रहे हैं इसका भी स्लोप सेम है। इस तरह तो आप अनकाउंटेबल मैनी इनफाइनाइट मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जिनका स्लोप इसी तरह का बनेगा या यही बनेगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जस्ट स्लोप का पता होने से हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो स्पेसिफिक नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। वो जो और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस बी के अंदर छुपी हुई है। ये जो बी है ये वो एक्स्ट्रा हमारे पास जो कंडीशन है वो हमें देगा। दिस बी इज बेसिकली कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट। बी इज द वाई इंटरसेप्ट। अब अगर मुझे किसी बी स्ट्रेट लाइन के बारे में उसका स्लोप पता चल जाए, उसका वाई इंटरसेप्ट पता चल जाए। वाई इंटरसेप्ट मीन्स कि वो जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट डाउन करती है। ठीक है। अगर मुझे दो चीज़ें पता चल जाएं तो मैं ये बता सकता हूँ कि वो स्ट्रेट लाइन हमारे पास किस तरह की होगी। जैसा कि हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। मैं इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाह रहा हूँ जिसका मुझे वाई इंटरसेप्ट भी पता है। ये बेसिकली वाई एक्सिस होता है अगर किसी को ना पता हो, और ये हमारे पास किसी भी ग्राफ के अंदर उसका एक्स एक्सिस होता है। ठीक है। अब अगर मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो अब मुझे फॉर एग्जांपल उसका स्लोप भी पता है कि फॉर एग्जांपल उसका स्लोप कुछ इस तरह का है, और मैं ये कहूँ कि उसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो यहाँ पे वो जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कट डाउन करेगी, और स्लोप वही वाला जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था। तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होगी वो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइन होगी। इसके अलावा आप कोई दूसरी स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकते जिसका स्लोप इसी तरह का हो और जिसका वाई इंटरसेप्ट भी इसी तरह हो। इनमें से दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो। इसका मतलब है ये यूनिक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप भी ये है और जिसका वाई इंटरसेप्ट भी ये है। तो मीन्स कि अगर मुझे किसी खास स्ट्रेट लाइन को स्पेसिफिक करना हो या इन द बैक एंड मुझे किसी खास लीनियर फंक्शन को स्पेसिफिक करना हो इन टू वेरिएबल्स, तो हम उसको इस तरह से स्पेसिफिक कर सकते हैं कि अगर मुझे उसकी स्लोप और उसके वाई इंटरसेप्ट के बारे में आइडिया हो जाए। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है कि यहाँ पे स्लोप के दो कंडीशंस हो सकती हैं कि स्लोप या तो पॉजिटिव हो सकता है या स्लोप नेगेटिव हो सकता है। वाई इंटरसेप्ट भी हो सकता है लेकिन वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव होने से वो हमें बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हम चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम स्लोप की यहाँ पे बात करते हैं। इफ स्लोप इज पॉजिटिव, इफ एम इज पॉजिटिव, ठीक है, तो हमारे पास ओके। अब अगर हमारे पास स्लोप पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन ये है कि और x इज डायरेक्टली रिलेटेड। इसका मतलब है कि y और x जो होंगे वो डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब है कि वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनको तो आइडिया होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं है, उनको मैं स्पेसिफिक कर दूं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम बेसिकली डिनोट करते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही y इंक्रीज होगा। ठीक है। और जैसे जैसे x डिक्रीज होगा वैसे वैसे ही हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y वो भी डिक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि आपकी स्टडी को अगर वो एक फेयर हमारे पास एग्जामिनेशन हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोज करूं कि x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है, आपने क्लास के अंदर कितनी टेंशन से पढ़ा है, ठीक है, तो वो आपके x वेरिएबल है, ठीक है, और y आपके ग्रेड्स। तो अगर आपका x इंक्रीज हो रहा है, अगर आपकी जो वहां पे हार्ड वर्क है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है आपके ग्रेड्स भी इंक्रीज होंगे। और इसी तरह से आपका अगर हार्ड वर्क डिक्रीज हो रहा है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x डिक्रीज हो रहा है, तो आपके ग्रेड्स भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन डिस्क्राइब द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। और ऑन द अदर हैंड अगर आपका जो स्लोप है वो नेगेटिव हो जाए, ठीक है, अगर x नेगेटिव हो जाए तो इट मीन्स इस सूरत में जो x और y हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स कि हमारे पास, जैसे कि मैं ये बात करूं कि जैसे जैसे हमारे पास
आजकल पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो रही हैं, वैसे वैसे पेट्रोल की डिमांड कम हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर एक्स हमारे पास पेट्रोल की प्राइसेस हैं और वाई पेट्रोल की डिमांड है, तो जैसे जैसे किसी भी चीज़ की से दैट के प्राइसेस हाई होंगी, उसकी डिमांड उतनी कम होगी। इसका मतलब है एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम हो रही है और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ रही है। इसी तरह अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएंगी तो लोग ज़्यादा व्हीकल यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, तो उस सूरत में हमारे पास ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ओके, अब हमारे पास अगर आपने किसी भी लाइन में आपने उसका स्लोप निकालना है, तो आपको अगर उसके अंदर उस लाइन पे 2 पॉइंट्स पता चल, ठीक है, आपने कोई भी लाइन ड्रा की, फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू कि आप इस तरह कोई भी लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, लाइक दिस वन, कि आपने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लास्ट लाइन सपोज की थी, आपने वही लाइन ड्रॉ की। अगर आपको इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता चल जाए, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये है, अब चूंकि ये 2 डायमेंशनल में है तो इसके पॉइंट्स हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म के अंदर होंगे x1 y1, और इसी तरह हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो आ जाए हमारे पास x2 y2, तो हमारे पास हम कहेंगे कि हमारे पास इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हमें पता। अगर हमें किसी भी लाइन के ऊपर, वैसे तो इस किसी भी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पड़े हैं, लेकिन अगर उन इनफाइनाइट में से जस्ट मुझे 2 पॉइंट्स पता चल जाएं तो हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा किसी भी लाइन के, वो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, यू कैन से दैट m इक्वल्स टू y1 माइनस y2 एंड x ओवर x1 माइनस x2। इसको हम कहते हैं द चेंज इन द, क्योंकि y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, देन वी कैन से दैट द चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो हमारे पास ओवरऑल सिनेरियो होगा, दिस ओवरऑल सिनेरियो इज बेसिकली द लीनियर फंक्शन। ओके, हमारे पास नेक्स्ट एक एग्जांपल है, हम उस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। सपोज यू हैव टेकन अ जॉब एज अ सेल्स पर्सन, आपको किसी भी फर्म के अंदर एक सेल्स पर्सन की जॉब मिल गई, ठीक है। योर एम्प्लॉयर हैज स्टेटेड दैट योर सैलरी डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ यूनिट्स यू सेल ईच वीक। आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको ये बताता है कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी उस परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी कि आपने एक वीक के अंदर कितने यूनिट सेल किए हैं। वो यूनिट एसी के हो सकते हैं, वो किसी भी चीज़ के यूनिट हो सकते हैं जो आप सेल करेंगे, ठीक है। अ लीनियर फंक्शन इज गिवन बाय योर एम्प्लॉयर, और आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको एक मॉडल क्रिएट करके देता है कि ये मॉडल है जो कि जिससे आपकी जो वीकली सैलरी है वो कैलकुलेट होगी। आपका जो मॉडल है y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 25, ठीक है। अब वो कहता है कि वेयर y इज द वीकली सैलरी इन डॉलर्स एंड x इज द नंबर ऑफ यूनिट यू सेल ईच वीक। अब अजम्पशंस खुद हो गई हैं, आपको मॉडल सेटअप करके दे दिया गया है, आपने जस्ट वहां से आउटपुट्स निकालना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि फाइंड योर सैलरी आफ्टर सेल ऑफ 4 यूनिट्स। अगर आप 4 यूनिट सेल करते हैं तब आपकी सैलरी कितनी होगी, अगर आप 10 यूनिट सेल करें तब आपकी सैलरी कितनी होगी, और इसी तरह वो कहते हैं इंटरप्रेट करें द स्लोप फैक्टर एंड द फिक्स्ड नंबर्स। ओके, हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे पास हम 4 यूनिट सेल करें, मॉडल हमारे पास गिवन है x, उसमें नंबर ऑफ यूनिट को बताता है, तो अगर मैं वहां पे पुट x इक्वल टू 4 कर दूं तो इस सूरत में हमारे पास वहां पे जो y का आंसर आएगा f of 4 विच इज बेसिकली द 3, मतलब हम x की जगह पे 4 पुट इन करेंगे, देन दिस विल बी द 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 25, then this should be is equals to 12 plus 25 and the answer will be $37। इसका मतलब है कि अगर आप एक वीक में 4 यूनिट सेल करेंगे तो आप $37 अर्न कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप 10 यूनिट सेल करते हैं तो सिंपल आपने x की जगह पे यहाँ पे 10 पुट करना है, और उस सूरत में आपके पास जो f of 10 बनेगा दैट शुड बी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 25, दैट शुड बी 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 30, 30 प्लस 25 विच विल बी द $55। इसका मतलब है कि 10 यूनिट सेल करने से आपकी जो सैलरी होगी वो $55 होगी। गॉट इट। और थर्ड था, वो कहता है कि इंटरप्रेट करें कि यहाँ पे जो स्लोप है और जो y इंटरसेप्ट है वो किस चीज को डिनोट करे। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो आपको स्लोप नजर आ रहा है, वो जो स्लोप बेसिकली आपके पास m की जो वैल्यू है वो 3 है, ठीक है, m इज इक्वल टू 3 है, और जो y इंटरसेप्ट है b वो आपके पास है 25, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पे जो m है वो पॉजिटिव है, m पॉजिटिव है ना, 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इससे ये पता चला कि आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट, आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जैसे जैसे आप नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा सेल करेंगे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे देखिए, आपने 4 यूनिट सेल की, आपकी सैलरी $37 थी, आपने यहाँ पे 10 यूनिट सेल करी तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, $55 हो गई। ओके,
उसने बता दिया कि m चूंकि पॉजिटिव है, दिस शो दैट द वीकली सैलरी एंड द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आर डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, दैट इज इफ यू सोल्ड यूनिट्स आर इंक्रीज, अगर आपके जो नंबर ऑफ यूनिट आप सेल कर रहे हैं अगर वो इंक्रीज हो जाते हैं तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। और ऑन द अदर हैंड आपका जो यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है वो 25 है और वो एक फिक्स नंबर है। वाई इंटरसेप्ट आपकी सैलरी की फॉर्म में ये शो करता है कि अगर आप कोई भी यूनिट सेल ना भी करें, ठीक है, मतलब आपका एक्स की वैल्यू भी 0 हो तब भी आपके पास जो आपकी सैलरी का फंक्शन बनेगा एफ ऑफ 0। 0 मीन्स कि आपने 0 यूनिट सेल की हैं, आप वहाँ पे एक्स की जगह 0 भी पुट करके देखें तो हमारे पास तब भी आंसर 25 आएगा। इसका मतलब है कि $25 जो है वो आपकी वीकली सैलरी आपके एम्प्लॉयर ने फिक्स कर दी है कि इतनी सैलरी आपको मिलेगी मिलेगी, और इससे ऊपर वाली जो सैलरी है वो डिपेंड करती है कि आप कितने यूनिट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस शो दैट यू हैव अ फिक्स सैलरी एज $25। ठीक है, इवन यू सेल 9 यूनिट मिलकर अगर आप एक्स की वैल्यू 0 भी पुट कर दे देन यू विल गेट अ फिक्स सैलरी ऑफ $25 वीकली बीइंग द एम्प्लॉय। मतलब आप जस्ट एम्प्लॉय हैं, ये भी ये काफ़ी है कि आपको $25 सैलरी हर हफ्ते मिलेगी ही मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। ये आज हमारा हमने कुछ स्टडी किया है कि हमारे पास मैथमेटिकल मॉडलिंग होती क्या है, हम किस तरह से मॉडल को सेटअप कर सकते हैं। हमने कुछ एग्जांपल भी अभी देखी है। अभी तक हमने जो एग्जांपल देखी है उसमें हमने जस्ट ये देखा है कि हमारे पास मॉडल ऑलरेडी सेटअप था, हमने उससे जस्ट आउटपुट गेन की। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स में देखेंगे कि हमने खुद से मॉडल सेटअप करना होगा, हम उस मॉडल को सेटअप करेंगे, उस मॉडल से हम उसकी आउटपुट्स भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।